सभी का वेलकम बैक है हमारे चैनल एनसीईआरटी बैठक पर। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही सिंपल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो रिया, आज क्या पढ़ने वाले हैं? अमन, आज हम एनसीईआरटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर महासागर एवं महाद्वीप को लाइन बाय लाइन बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, स्क्रीन पर जो ये फोटो है ना, ये स्पेस से ली गई हमारी अर्थ की है। इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि इसका लगभग 3/4 हिस्सा यानी कि 3/4 पानी से ही ढका हुआ है। हाँ बिल्कुल। और रिया, ये ब्लू प्लैनेट नाम के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पता है? जब शुरू में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए ना, तो उन्होंने वहां से अर्थ को देखा। उन्हें सबसे ज्यादा क्या दिखा? नीला रंग, पानी का रंग। तो बस उन्होंने प्यार से हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नीला हिस्सा आखिर है क्या? तो देखो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज देखते हैं ना, उन्हें ही महासागर यानी ओशंस कहते हैं। सिंपल भाषा में ये पानी के सबसे बड़े सोर्सेज हैं। अमन और रिया, पानी के अलावा जो हमें ये ब्राउन या ग्रीन कलर का हिस्सा दिखता है ग्लोब पर, वो है जमीन, लैंड। और जमीन के इसी बड़े कॉन्टिन्यूअस हिस्से को महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और ये लगभग 1/4 हिस्सा कवर करते हैं धरती का। ओके, तो अब हमें ओशन और कॉन्टिनेंट का मतलब तो क्लियर हो गया। पर अब ये देखते हैं कि ये पानी और जमीन ये अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हैं, मतलब इनका बंटवारा कैसा है। और ये जो बंटवारा है ना, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। जैसा कि हम इन पिक्चर्स में साफ साफ देख सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन यानी लैंड काफी ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ही पानी है, मतलब पानी का हिस्सा बहुत ज्यादा है। हाँ, ये डिफरेंस तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो व्यूअर्स के लिए एक सिंपल सा सवाल है, किस हेमिस्फीयर में ज्यादा पानी है? बिल्कुल सही सोचा, जवाब एकदम सीधा है, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब जब पानी की बात हो ही रही है, तो चलो दुनिया के 5 मेजर ओशंस के बारे में भी जान लेते हैं। राइट। तो दुनिया में टोटल 5 ओशंस हैं, और अगर हम इनके साइज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, चौथा है सदर्न ओशन और सबसे छोटा वो है आर्कटिक ओशन। वैसे अगर आप लोग यहां तक देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, हमारे चैनल एनसीईआरटी बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशंस के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर ये ओशंस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये सिर्फ पानी के बड़े बड़े सोर्सेज नहीं हैं, बल्कि इनका हमारी लाइफ से, अर्थ पर लाइफ से एक बहुत गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल सही कहा अमन। समंदर के अंदर तो एक पूरी अलग ही दुनिया बसती है। छोटे छोटे प्लांट्स और एल्गे से लेकर सोचो डॉल्फिन और व्हेल जैसी बड़ी बड़ी मछलियां, स्टारफिश, हजारों तरह की कलरफुल फिशेस और खूबसूरत कोरल रीफ्स, सब कुछ इन्हीं ओशंस में मिलता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, पता है क्या? दुनिया की लगभग आधी यानी 50% ऑक्सीजन समंदर के पौधों से ही आती है। सोचो, इसीलिए ओशंस को लंग्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। कमाल की बात है ना? हाँ अमन, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो देखो, ओशंस हमारे लिए कई रीजन से जरूरी हैं। एक, ये वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कॉन्टिनेंट्स पर बारिश होती है। 2, जैसा तुमने बताया, ये ऑक्सीजन बनाते हैं। और 3, ये पूरी अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में यानी कंट्रोल करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ ओशंस लाइफ देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कुछ नेचुरल डिजास्टर्स का सोर्स भी बन जाते हैं, जैसे कि साइक्लोन यानी चक्रवात। इसमें क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। और दूसरा है सुनामी, जो समंदर के अंदर अर्थक्वेक आने से उठने वाली बड़ी बड़ी डिस्ट्रक्टिव लहरें होती हैं। ओके, तो ओशंस के बारे में तो काफी कुछ जान लिया। अब जरा जमीन के बड़े टुकड़ों यानी कॉन्टिनेंट्स की तरफ चलते हैं। तो रे, अब एक सवाल है जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब ना उतना सीधा है नहीं। सवाल ये है कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, क्योंकि इसकी काउंटिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। चलो समझाती हूँ। देखो, कुछ लोग कहते हैं 6 कॉन्टिनेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो यूरोप और एशिया को एक ही लैंड मास मानते हैं, यूरेशिया। लेकिन ज्यादातर 7 कॉन्टिनेंट्स गिने जाते हैं। इसका रीजन हिस्टोरिकल और कल्चरल है, क्योंकि यूरोप और एशिया का डेवलपमेंट बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है।
वैसे ही कभी-कभी नॉर्थ और साउथ अमेरिका को भी एक ही मान लिया जाता है। अच्छा, समझ गया। तो कॉन्टिनेंट्स तो हो गए बहुत बड़े-बड़े लैंडमास, लेकिन जमीन के कुछ छोटे हिस्से भी तो हैं जो कॉन्टिनेंट्स नहीं हैं। जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं, और ये साइज में कॉन्टिनेंट से काफी छोटे होते हैं। जैसे अपने इंडिया के पास है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहती है कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन ओशंस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसीलिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सब मिलकर इन्हें बचाएं, इन्हें कंजर्व करें। तो चलिए इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तो पॉइंट नंबर 1, अर्थ का 3/4 हिस्सा पानी है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। सिंपल। पॉइंट नंबर 2, दुनिया में 5 ओशंस हैं और आमतौर पर 7 कॉन्टिनेंट्स गिने जाते हैं। और पॉइंट नंबर 3, ओशंस हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश लाते हैं और क्लाइमेट को बैलेंस रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब आप हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि अगला कौन सा एनसीईआरटी टॉपिक आप हमारे साथ समझना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एनसीईआरटी बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू।